नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी कराई जा रही है, तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, जिनमें हमने वर्णमाला, संज्ञा आदि का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों? आप हमारे क्लासेस को देखिए, और यदि आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या हमें फ्री में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि उनमें से अधिकांश ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि उनमें से अधिकांश ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, यानी सर्वनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें परीक्षा में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सभी परीक्षाओं में इसमें प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सर्वनाम से पूछे जाते हैं। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, तो सर्वनाम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्व और नाम, सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम। सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब सभी, और नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। कहने का तात्पर्य जो सभी नामों के बदले प्रयोग में आए, जो सभी नामों के बदले बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जो सभी नामों के बदले आए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सभी का नाम। ये तो हुआ सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। अब हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। अब क्या देखते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सब नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो हुई सर्वनाम की परिभाषा। अब हम जानते हैं, अब हम देखते हैं कि सर्वनाम का हम प्रयोग क्यों करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, या सर्वनाम की उपयोगिता क्या है। सर्वनाम की उपयोगिता क्या है? सर्वनाम की क्या उपयोगिता है? यानी हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की क्या उपयोगिता है? सर्वनाम की उपयोगिता, सर्वनाम की उपयोगिता क्या है? तो हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की क्या उपयोगिता है। एक तो हमारा पॉइंट निकल कर आता है कि जो सर्वनाम है वो क्या करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी जब हम संज्ञा शब्दों को बार बार बोलते हैं, एक ही संज्ञा शब्द की जब हम बार बार प्रयोग करते हैं, तो उससे वाक्य जो कैसा होता है? कुछ अटपटा सा या भद्दा सा लगता है। यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पहला पॉइंट क्या होता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। दूसरा हमारा क्या पॉइंट होता है? दूसरा पॉइंट आता है सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है? सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है? भाषा में, भाषा कैसी लगने लगती है? भाषा में सहजता, सुंदरता व सुबोधता आ जाती है। भाषा में सहजता, सुंदरता व सुबोधता आ जाती है। यानी हमारे सर्वनाम को प्रयोग के ये
दो पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सहजता, सुंदरता व सुबोधता आ जाती है और सर्वनाम का प्रयोग से संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लिया है, जिसके प्रयोग से हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है और किस प्रकार से सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। इसके लिए हमने एक सेंटेंस लिया है, ये यानी 4 सेंटेंस लिए हैं, उनको देखेंगे कि किस प्रकार से ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसा कि आप देखिए, ये क्या है, गीता एक लड़की है, गीता एक लड़की है, गीता बहुत सुंदर है, गीता कक्षा 10 की छात्रा है, गीता प्रतिदिन विद्यालय को जाती है। तो इसमें आप जानते हैं कि गीता क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है। गीता क्या है, एक संज्ञा शब्द है। आप सभी जानते हैं गीता क्या है, एक संज्ञा है। और जब हम इस प्रकार इन वाक्यों को चारों को पढ़ रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है कि गीता शब्द बार बार वाक्य में प्रयोग हुआ है, कुछ भद्दापन सा लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो अब हम सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा इस दोनों पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं। एक तो क्या, जो गीता शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो गीता एक लड़की है, इसके स्थान पर हम प्रयोग कर दें वह बहुत सुंदर है, वह का प्रयोग कर दिया। वह क्या है, सर्वनाम, वह बहुत सुंदर है, वह कक्षा 10 की छात्रा है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो इस जो हमने पहले 2 पॉइंट बताए थे, दोनों यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। कैसे, तो यहाँ क्या हुआ, पहला पॉइंट, गीता शब्द यानी संज्ञा की जो बार बार पुनरावृत्ति हुई थी वो सर्वनाम के द्वारा रोक दी गई, क्लियर हो गया। दूसरा, अभी जब हम पढ़ रहे थे गीता गीता गीता, इसे तो बड़ा अटपटा या भद्दा लग रहा था। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, गीता एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है, वह कक्षा 10 की छात्रा है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, हमारा पूरा एकदम पैरा बन गया और एकदम वाक्य में क्या आ गई, सारे सेंटेंस में एकदम सुंदरता आ गई, हमारी भाषा में क्या आ गई, सुबोधता आ गई। तो हमारे जो 2 पॉइंट हमने आपको बताए थे वो दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम को वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 रूपों में हम सर्वनाम का वर्गीकरण कर सकते हैं। एक, रूप और उत्पत्ति के आधार पर। पहला, रूप और उत्पत्ति के आधार पर। कैसे, रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। सर्वनाम का रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। तो रूप और उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो मौलिक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, मूल सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल सर्वनाम कहते हैं। तो मूल सर्वनाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है मौलिक। मौलिक से ही मूल शब्द बनता है, तो मूल से ही मौलिक शब्द बनता है, तो पता चल रहा है कि मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं हमारे कितने, 11। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम यानी जो मिलकर बनते हैं, जो मिलकर बनते हैं या जो प्रभावित होकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा वर्गीकरण होता है वो किस पर के आधार पर होता है, व्याकरण प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, व्याकरण के आधार पर। यानी जो हमें बताया जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6। कितने प्रकार करेंगे आंसर, 6 ही आंसर करेंगे। और यदि आपसे स्पेशली ये पूछा जाता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर, यदि प्रश्न ये बनता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं,
तब आप 2 सर्वनाम बताएंगे, मौलिक और सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अन्यथा यदि प्रश्न पूछा जाता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 ही लगाना है। कितना बताना है? 6 ही बताना है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? मूल सर्वनाम होते हैं। इसके अतिरिक्त यौगिक सर्वनाम जो इनसे मिलकर बने होते हैं, इनसे जो मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम होते हैं। यानी लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जो सर्वनाम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनाम होते हैं। तो जैसे मैं है, तो मैं से क्या बन सकता है? मैं का बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा? हम। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। मैं से क्या बन सकता है? मुझको बन गया। ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। मैंने बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, इसका स्त्रीलिंग मेरी बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, इसका बहुवचन हमारी बन जाएगा, इसका स्त्रीलिंग। तो ये सभी क्या आएगा? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यौगिक सर्वनाम बहुत से हैं, ये तो हमने इस केवल कुछ का उदाहरण दिया है। तो मेन जो पॉइंट्स होता है, ये तो हमने केवल आपकी जानकारी के लिए मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम के बारे में आपको बता दिया है। लेकिन मेन पॉइंट जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो आता है हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और प्रश्न यहीं से बनते हैं कि पूछा जाता है आपसे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना होगा सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या आता है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री एवं पुरुष यानी संपूर्ण पुरुष जाति सभी के लिए, पुरुषों के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 5 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह। मैं, तू, आप, यह, वह। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो मैं, इस वाक्य में मैं क्या है? इस वाक्य में मैं क्या है? अब यहाँ तो आपको लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप एकदम पहचान लेंगे कि मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मान लीजिए आपको उसमें लिखा हुआ है, परीक्षा में दिया हुआ है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आप कैसे पहचानेंगे? परीक्षा में आपको सेंटेंस दिया हुआ है मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम है? कैसे पहचानेंगे? यानी जिससे किसका बोध होता है? पुरुष हो या स्त्री हो, किसी प्राणी का बोध होता है। किसका बोध होता है? किसी प्राणी का। मैं कोई दीवार तो होगी नहीं, ना कोई मेज होगी, ना कोई कुर्सी होगी। मैं किसके लिए प्रयोग करता है? मैं प्राणी के लिए ही प्रयोग किया जाता है ना। मैं, आप अपने लिए प्रयोग करेंगे, मैं मेरे लिए प्रयोग करूँगी, तो मैं किसके लिए प्रयोग होगा? किसी प्राणी के लिए प्रयोग होगा। तो आप इसको बोलकर देखिए कि मैं कल विद्यालय जाऊँगा, तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कि मैं क्या है? मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं क्या है?
एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? यानी उत्तम पुरुष जिनमें बोलने वाला यानी वक्ता। वक्ता किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। और श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता किसके अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तीसरा, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो ना बोलता है, जो ना सुनता है, जिसके तीसरे अन्य के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है अन्य पुरुष के बारे में। जिसके बारे में बात की जाती है वो किसके अंतर्गत आता है? वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आता है? मैं। कौन सा आता है? मैं उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तू कह लीजिए या तुम कह लीजिए, तू का बहुवचन तुम बनता है, तू और आप। और अन्य पुरुष में यह और वह, ये 5 ही हमने सर्वनाम बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम 5 बताए थे। ये पांचों, इसका विभाजन इस प्रकार से होता है। उत्तम पुरुष में मैं आता है, मध्यम पुरुष में तू या आप आता है, अन्य पुरुष में यह और वह आता है। तो इसका हम एक वाक्य का प्रयोग करके हम तीनों को देखते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। मैंने तुमको बताया था कि वह घर आया था। वह घर आया था। इस वाक्य में क्या हो गया? तीनों ही हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों ही सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। मैंने कौन से पुरुष का हो गया? उत्तम पुरुष का हो गया। तुमको किसका हो गया? मध्यम पुरुष का हो गया। बताया था कि वह घर आया था। ये कौन आया था? वह घर आया था, उसके बारे में बताया था। मैंने बोला, तुमने सुना, किसके बारे में? उसके बारे में। वह घर आया, तो ये क्या हो गया? ये अन्य पुरुष हो गया। ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? ये अन्य पुरुष हो गया। ये आप समझ गए होंगे। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट तो हमारा सर्वनाम आता है, वो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, निज का मतलब क्या होता है? अपना। निज का मतलब हो गया अपना। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? आप। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो निज का मतलब क्या होता है? आप। अपने लिए जो हम बात कहते हैं वो क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। तो जैसे हम एक वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। रीता अपने आप खाना खाती। अपने आप खाना बनाती है। रीता अपने आप खाना बनाती है। यानी रीता अपने आप खाना बनाती है। तो ये अपने आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये आप शब्द क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है यहाँ? निजवाचक सर्वनाम। आप का प्रयोग एक और भी होता है, सम्मान सूचक शब्द के लिए भी किया जाता है आप। लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये आप शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ निजवाचक सर्वनाम के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम के लिए
इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अगला क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सभी का आपको नाम से ही क्लियर होता चला जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक या निश्चित ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी वस्तु के, व्यक्ति के या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक या निश्चित जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? यह और वह 2 निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह और वह 2 निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो इसका हम उदाहरण देख लें। यह मोहन की किताब है। यह मोहन की किताब है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। कौन सा सर्वनाम है? यह। यहाँ तो आपको वाक्य प्रयोग इसमें दिया हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ है, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि यह मोहन की किताब में यह कौन सा सर्वनाम है, आपसे प्रश्न पूछा जाए यह मोहन की किताब में है, मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मोहन की किताब है? भाई ये किताब है, किसकी है? जब ये बता रहा है कि ये किसकी तरफ इंगित कर रहा है, ये कि ये मोहन की किताब है। ये किताब किसकी है? मोहन की किताब है। ये बिल्कुल निश्चित हो रही है कि ये किताब किसकी है? मोहन की। तो आप इससे क्लियर हो जाएगा ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह जो शब्द हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं? हमने पहले पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इनका प्रयोग हुआ था, अन्य पुरुष में, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इनका प्रयोग हुआ है। तो आपको जो सेंटेंस अगर परीक्षा में आपको दिया जाता है तो आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम उदाहरण से देखेंगे। यह मेरी पुस्तक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। वह नहीं, यह बहुत अच्छा खेलता है। यह बहुत अच्छा खेलता है। यह बहुत अच्छा खेलता है। तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक में कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी पुस्तक में कौन सा सर्वनाम है? इसमें होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या ये निश्चितता मिल रही है कि पुस्तक किसकी है? मेरी है। पुस्तक किसकी है? मेरी है। और ये क्या कह रहा है? यह बहुत अच्छा खेलता है। इसमें जब हमने हटा दिया इसको तो बहुत अच्छा खेलता है। कौन खेलता है? कोई दीवार खेलेगी, गेंद खेलेगी, किताब खेलेगी? नहीं। कौन खेलेगा? कोई व्यक्ति ही तो खेलेगा। अगर हमने यहाँ इसको छिपा दिया यह शब्द को तो पता चल रहा है कौन खेलेगा? कौन खेलेगा? वही कोई प्राणी ही तो खेलेगा। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? यह प्राणी के लिए। तो कौन सा सर्वनाम होगा यहाँ? पुरुषवाचक। इसमें कौन सा होगा? पुरुषवाचक। और इस शब्द में यह किसके लिए आया है? मेरी पुस्तक है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है, यानी निर्जीव के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये कहाँ है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ प्राणी के लिए प्रयोग हुआ है तो इसमें कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से आप यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए क्या आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सर्वनाम आता है वो क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में
ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं होता है। यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई और कुछ। कोई और कुछ दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका भी हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे किस प्रकार से ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। कोई यानी यहाँ क्या होती है? अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है। आ तो रहा है लेकिन ये नहीं पता कौन आ रहा है। इंसान आ रहा है, जानवर आ रहा है, कौन आ रहा है ये नहीं पता, कोई आ रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है? अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए ये क्या, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है इसमें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने मुझे कुछ दिया, उसने मुझे कुछ दिया, कुछ दिया, उसने मुझे कुछ दिया। अब यहाँ भी अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। उसने मुझे दिया तो, लेकिन ये नहीं पता क्या दिया, ये नहीं पता क्या दिया, कुछ दिया। तो यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि आप कैसे पता करेंगे ये सर्वनाम है? क्योंकि इनके स्थान पर अगर हम संज्ञा लिख दें तो यहाँ उसका आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमने कोई के स्थान पर लिख दिया कि रमेश आ रहा है तो क्या हो गया? यहाँ संज्ञा है। और हमने कोई लिख दिया तो ये सर्वनाम हो गया। उसने मुझे पेंसिल दी, कुछ की जगह हमने पेंसिल लिख दिया तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट हमारा जो सर्वनाम आता है वो क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है या प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और में कौन कौन से दो शब्द हैं? कौन और क्या। कौन और क्या क्या हैं? दो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो यदि इसका भी हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है या कौन आया था। दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। ये क्या है? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन है। और इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? क्या है। दूध में क्या गिर गया और कौन आ रहा है, इनमें इसमें दूध में क्या गिर गया में क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कौन आ रहा है में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो सर्वनाम होता है वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य में, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बनाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बनाने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो और सो दो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम का। संबंधवाचक सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी पहले का दूसरे से संबंध दर्शाया जाता है। यानी जो करेगा सो भरेगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो बोएगा
जो बोएगा सो काटेगा, सो काटेगा। जो बोएगा सो काटेगा। जो का संबंध किससे है? जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। जो बोएगा सो काटेगा, एक दूसरे का संबंध दर्शाया जाता है तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।